98.6. Shake, 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 you're so beautiful. Now work, 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 now work, 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 now work. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामईन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज़ है FM 98.6 की। आज हफ्ते का दिन, हफ्ते की शाम, यकीनन आप हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे गाड़ी में बैठ के, शायद मोबाइल को कानों के साथ लगा के, उसकी हैंड फ्री को इस्तेमाल करते हुए, या फिर आपने बाकायदा रेडियो लगाया होगा लाहौर के गिरदो नवा में, कहीं पर आप बैठे हैं और हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। आप सबको खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। कासिम अली शाह आपके साथ है, और आपको पता है कि कासिम अली शाह जब भी आता है एक मज़े का गेस्ट साथ लेकर आता है, और आज हमारे साथ जो मज़े का गेस्ट है वो रिमशा रफ़ीक हैं। रिमशा रफ़ीक जोन सी हैं वो एक बड़ी ज़बरदस्ती साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं अभी कह रहा था कि मोहतरमा पढ़ी लिखी हैं और एक अनपढ़ के साथ वास्ता पड़ गया, कहाँ मैं रली और कहाँ तेरी सना, ये वाली हालत है आज। और जोन सी है जी वो वास्ता जो पढ़ा है, इसमें हम सारी गुफ्तगू तो जोन सी है वो साइकोलॉजी की भी करेंगे, लेकिन मोहतरमा की जो स्पेशलिटी है वो मेल फीमेल रिलेशन पे और इमोशनल मैनेजमेंट पे है। और आप भी तैयार रहिएगा। आज के प्रोग्राम में हमने जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं और बिलखसूस उसमें जो इमोशन का एलिमेंट होता है उनको कैसे मैनेज करना होता है, इसके हवाले से भी बात होएगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एक मर्द की साइकोलॉजी क्या होती है, औरत की साइकोलॉजी कैसी होती है और कैसे ऑपरेट करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं, इश्यूज़ क्यों आते हैं। लेकिन सबसे जो आज जो पहला हमारा सेगमेंट होता है, आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का, उस सेगमेंट में हम जो हमारा गेस्ट होता है उसकी स्टोरी को, उसके सारे जो एजुकेशनल सारा बैकग्राउंड था उसको लेते हैं। सबसे पहले तो आपको भी वेलकम करते हैं, हमारी जो गेस्ट हैं जी रिमशा, आपको अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हमारे प्रोग्राम में लाहौर चैम्बर की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, उस्मान की तरफ से, और वो लोग जो यहाँ मौजूद नहीं उनकी तरफ से भी। तो रिमशा, आपको कैसा महसूस हो रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, और सबसे ज़्यादा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने प्लेटफॉर्म दिया। और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए कि यंग लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना और उन्हें इंट्रोड्यूस कराना और रिकग्नाइज कराना, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का प्लेटफॉर्म देते हैं टैलेंट को मुतारिफ कराने के लिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, और मैं बहुत मशकूर हूँ। हाजिर जी। अब वो एक होता है ना जी, जिसे कहते हैं बटन दबाना जी, हम एक बटन दबाएंगे और उस बटन दबाने के साथ ही आपकी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। वो एक छोटी सी रिमशा जो कभी स्कूल जाती थी और उसके क्या प्लान्स थे, क्या गोल्स थे, और उससे शुरू करके आज के दिन तक आपने आना है। आपके पास चंद मिनट्स हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। मैं एक बड़े छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम बखर है। अच्छा। और हम लोगों को लाहौर में शिफ्ट किए हुए कोई तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा जी। और बखर से हम लोगों ने माइग्रेट किया था सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। हमारी फैमिली में ना एक जुनून था कि हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी। तो मेरे फादर इतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं थे, और मेरी अम्मी भी इंटर तक की एजुकेटेड हैं। तो उन्हें बस ये शौक़ था कि हमारी जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हों, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत मुशक्क़त की, और हम लोगों ने अपने घर बार बखर में छोड़े। अच्छा जी। और फिर हम लोग लाहौर माइग्रेटेड हुए जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर एजुकेशन। जी। और यहाँ पर आने के बाद हमने काफ़ी फाइनेंशियली सफ़र भी किया, काफ़ी हार्ड टाइमिंग्स देखी, लेकिन हम लोगों का जो एक एम था कि एजुकेशन नहीं छोड़नी, वो हमने नहीं छोड़ा। वेरी गुड। और हम लोगों के सारे माशाल्लाह मेरे बहन भाई एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन हम लोगों ने स्ट्रगल की, और हमें अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड रखा। इसमें मैं अल्लाह ताला की बहुत मशकूर हूँ, और अल्लाह ताला ने बहुत रिस्पेक्ट दी। अच्छा, और हर कदम पे अचीवमेंट मिली। सही। क्योंकि शायद नीयत साफ थी। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया टीचर्स
की बहुत सपोर्ट थी, कुछ टीचर्स की नहीं भी थी। अच्छा, ये तो बड़े मजे लेकिन के होते हैं, हाँ, जो सपोर्ट नहीं करते ना, बड़े जबरदस्त टीचर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अचीवमेंट अल्लाह ताला ने हर कदम पे दी। Very और बस जिसमें जो चीज़ बहुत हाईलाइटेड है वो ये कि पेरेंट्स की दुआएं, सही। और दूसरा एम्बिशियस होना। सही जी। और एम्बिशियस होने, अगर आप इंसान एम्बिशियस हो तो वो बड़े से बड़ा टारगेट भी अचीव कर जबरदस्त। सकता है। किस हद तक एम्बिशियस होना चाहिए बंदे को? एटलीस्ट इस हद तक कि वो उसने जो गोल सेट किया है उसका 100% नहीं तो 80% तो अचीव करे। सही हो गया, सही हो गया। एटलीस्ट इतनी मेहनत तो करनी चाहिए इंसान को। और चाहे उसमें कितनी ही रिस्ट्रिक्शंस हों, कितनी कंस्ट्रेंट्स हों, लेकिन अगर एक इंसान ने सोचा है कि मैंने ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो सोच ले तो वो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, बहुत आला है, बहुत बस आला है। अपनी एनर्जीज उस डायरेक्शन में लगाना बहुत सही। ज़रूरी है। सही। दैट्स इट। अच्छा, ये प्लान आपका जोन सा है एक साइकोलॉजिस्ट बनने का, किस ग्रेड में आपने इसको फाइनल किया कि ये मेरा प्लान है? मैंने मैट्रिक के बाद। अच्छा, मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद क्या किया आपने? मैट्रिक के बाद मेरे एक टीचर थे जिन्हें साइकोलॉजी बहुत पसंद थी। अच्छा जी। तो वो हमें घर पे पढ़ाने आया करते थे और हम हमेशा ही साइकोलॉजी डिस्कस करते थे। अच्छा जी। उन्हें वो साइकोलॉजी पढ़े नहीं हुए नहीं थे, उनको इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में। अच्छा। वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ा करते थे, साइकोलॉजी की बताया करते थे, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ। सही। एक बाय नेचर भी लड़कियां बड़ी इंक्विजिटिव होती हैं। सही। तो और ऊपर से जो सबसे जो मेन फैक्टर था वो ये था कि मेरी मदर बड़ी इंक्विजिटिव हैं अच्छा जी। नेचर में। सही। और वो इंसान को हमेशा ले मैन की तरह ना जज करती थी। ये अच्छा। ये यूं होगा, मैं कि तुम्हें कह रही हूँ ये यूं होगा। तो वो जजमेंट्स में घर में होते देखती सही थी। जी। तो कि इंसान की नेचर को बूझना। सही। तो जब टीचर ने कुछ बुक्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराई कि ये साइकोलॉजी की बुक्स होती हैं, तो इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ। सही। एफएससी प्री मेडिकल में किया। फिर जब ग्रेजुएशन का टाइम आया तो मैंने ऑप्शन में ऑप्ट किया साइकोलॉजी। ठीक हो गया। अपने कॉलेज में मैंने टॉप किया। अच्छा, ग्रेजुएशन में। भक्कर में? जी बिल्कुल। ओके। और उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, एमएससी की। सही। एमएससी करने के बाद एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया Very सेंटर good. फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी से। वेरी गुड। और अल्लाह ताला ने इस पूरे टेन्योर में बैचलर्स, मास्टर्स एंड एडवांस डिप्लोमा में अल्लाह ताला ने बहुत सारी अचीवमेंट्स से नवाजा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी। तो ये प्लान कैसे बना, सिखाने का, वर्कशॉप्स का और क्लिनिक का? ये कब से प्लान बने? ये तो बड़े मुश्किल काम नहीं है सारे? नहीं मुश्किल, अगर पैशन हो तो नहीं है। सही। पैशन ना हो और किसी को मजबूर किया जाए तो मुश्किल है। कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन से कोई बड़ा डर लगता है। सही। लेकिन अगर आप में पैशन है तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। कभी टीच किया एज अ टीचर? हाँ किया, बिल्कुल कहाँ? स्कूल लेवल पे किया है। अच्छा जी। जब बैचलर्स ख़त्म किया था उस वक्त पढ़ाया था। और वैसे भी बॉर्न टीचर हूँ मैं। अच्छा, मुझे ऐसा फील होता है जबरदस्त। क्योंकि डायरेक्शन देने का बड़ा ये शौक बड़े है। खौफनाक लोग होते हैं। मैं भी बॉर्न टीचर हूँ, तो मैं बचपन से टीच करता आ रहा हूँ। कभी अम्मी को टीच कर दिया, कभी किसी को टीच कर दिया। जी। अच्छा, क्या डिफरेंस है बच्चों को पढ़ाने में और बड़ों को पढ़ाने में? बच्चों को पढ़ाने में मेहनत लगती है, ठीक है। उनको आप को बड़े तरीकों से समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बहुत ही छोटे बच्चे हों, ABC लेवल के, तो वो बहुत ही आपको हाथ पकड़ के उनको बताना और सिखाना पड़ता है। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको पढ़ाने में इसलिए आसानी होती है क्योंकि अडल्ट लेवल पे बात हो रही होती है। आप जब बात करते हैं तो वो बड़ी आसानी से पिक करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और आप अगर सिर्फ लेक्चर सॉर्ट ऑफ अगर लेक्चरर हैं तो लेक्चर आप दें 45 मिनट्स में आपको पता लग जाता है कि क्लास को समझ आ गई है। बिल्कुल सही बात है। और कॉन्सेप्ट समझाने में आसानी होती है। लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट बताना बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके लेवल पे जाना पड़ता है। उनके लेवल पे जाना पड़ता है और वो एक्टिविटीज उनके लेवल के करनी पड़ती हैं। बात सही। जी। सामीन, आप हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ जो मंजिल की मुसाफिर हैं वो रिमशा रफ़ीक हैं। रिमशा रफ़ीक एक ज़बरदस्ती साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिक कर रही हैं, साथ ही साथ जो उनसे वर्कशॉप्स करती हैं, ट्रेनिंग्स जो उनसी हैं वो भी डिलीवर्स करती हैं। और साथ ही मैंने भी यहाँ पर बैठे बैठे इरादा कर लिया कि अगले दिनों में जब भी इनकी वर्कशॉप होगी तो मैं भी इनका स्टूडेंट बन जाऊँगा। मेरा ख्याल है आप भी यही सोच रहे होंगे। साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, रिमशा की पसंद का एक म्यूज़िक सुनते हैं। वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, आवाज़ FM 98.6 की। और आज आप मेरी आवाज़ के साथ साथ जिस आवाज़ को सुन रहे हैं वो आवाज़ है रिमशा रफ़ीक की। रिमशा जो उनसी हैं वो एक ज़बरदस्ती साइकोलॉजिस्ट हैं
और इसके साथ साथ जब ब्रेक होती है तो पता लगता है ज़बरदस्त इंसान भी हैं, कमाल की मतलब बंदी हैं जी। और बड़ा कुछ उनसा इन्हें इनसे सीखने को मिल रहा है, बहुत काबिल एहतराम है और बड़ी लविंग सी, बड़ी केयरी सी इनकी नेचर। रिमशा ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि लड़कियां हमारी जो हैं पढ़ रही हैं मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए और सारा, साइकोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आती? साइकोलॉजी की तरफ आपको लगता है कि नहीं आती, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है वो फीमेल ओरिएंटेड है। अच्छा, वहाँ पे लड़के आपको मिलेंगे 3 या 4। अच्छा, सारी की सारी लड़कियां साइकोलॉजी पढ़ती मरीज हैं। बन जाते होंगे वो 3-4 तो। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा, ज्यादा लड़कियां होती हैं, ये बड़ा लड़कियां होती कॉमन हैं एक परसेप्शन है हाँ, कि लड़कियां जो है वो साइकोलॉजी पढ़ के पागल हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं लड़के है। बन जाते होंगे। नहीं नहीं बच जाते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसी अच्छा, बात नहीं है। जबरदस्त। मेरे ख्याल में जो लड़की साइकोलॉजी पढ़ती है और जो लड़की साइकोलॉजिकल अवेयरनेस रखती है वो घर वालों के लिए ब्लेसिंग होती है। ओ आला, बहुत आला, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इमोशंस समझ रही होती है, बहुत आला, उससे ज्यादा समझ आ रही बहुत होती है कि बिहेवियर क्या है, इमोशन क्या है, मैंने किस तरह से रिएक्ट करना है सही और हो मैंने गया। किस तरह से लोगों को बताना है कि ये सही है, बहुत आला, और इस बिहेवियर को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया, किस चीज़ को हम इन्हेंस कर सकते हैं, बिल्कुल सही, और क्या चीज़ है जो दूसरे को इमोशनली हर्ट करती है। सही, और टू बी वेरी शॉर्ट, जो लड़की साइकोलॉजिस्ट होगी वो लड़की इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव होगी। हाँ, सही सही सही, यकीनी बात है कि उसने पढ़ा हुआ है, हाँ। समझा हुआ है और समझने की सलाहियत उसकी अच्छी है, बहुत बिल्कुल, परसेप्शन बड़ी शानदार है बिल्कुल, उसकी। और वो फौरन से सेंसिटिव कर लेगी। लेकिन ये ट्रेंड नहीं बन रहा, आप नोट करो, मतलब मैं देखता हूँ यूथ को, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ मैट्रिक या इंटर में कि आपने मतलब प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, अच्छा बनते बनते कोई नहीं है, कल को बाद में बीकॉम कर रहे होते हैं, अच्छा बाद में लाइनें बदल लेते हैं, एसीसी कर लेते हैं, किसी और लाइन में चले जाते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ, यानी इसका मुझे अंदाजा हुआ जब 2004 का ज़लज़ला, 5 का ज़लज़ला आया, और मुझे अंदाज़ा हुआ जब मैं बाज़ NGOs के साथ गया उन एरियाज़ में, तो पता लगा कि यहाँ बहुत से साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मतलब कहते हैं हर पंजाबी च मतलब जुमला है, मैं ताड़े को भी इजाजत चाहूँगा, एक जुमला क्या जानता है कि 10 एक बंदा पागल है, यानी थेरेपी की जरूरत है उसको, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ उतने साइकोलॉजिस्ट हैं नहीं। आप क्या समझती हो क्या किया जाए जिससे ये बच्चियाँ जिनको नहीं पता, जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती हैं और इतना इज्जतदार मजे का प्रोफेशन, बहुत अच्छा सीखने में प्रोफेशन कमाल है साइकोलॉजी का, उस तरफ कैसे लाया जा सकता है? एक्चुअली मसला थोड़ा सा यहाँ आता है जहाँ हमारी जो गवर्नमेंट लेवल है वहाँ पे साइकोलॉजी उस लेवल तक प्रमोट नहीं की गई जिस लेवल पे उसे होना चाहिए था। ऑल्दो हमारा जो डिपार्टमेंट है इस टाइम, सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो इस टाइम पाकिस्तान में टॉप मोस्ट इदारा है। अच्छा, ठीक है, और वो हमारे पाकिस्तान के बाकी इदारों को अच्छा खासा हेड कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है, और सबसे अगर रैंकिंग वाइज भी देखा जाए तो हमारा इदारा टॉप मोस्ट है। अच्छा, माशाल्लाह, तो वो काफ़ी प्रमोट करते रहते हैं साइकोलॉजी को। हमारे टीचर्स ने साइकोलॉजी की फील्ड को काफ़ी हद तक मुतारिफ करवाया है सही, और काफ़ी प्रमोट किया है। MS लेवल इंट्रोड्यूस कराया है और MS इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी भी इंट्रोड्यूस करवा दी। अब तो काफ़ी काम हुआ है, पहले से सिनेरियो बहुत चेंज है। ओके, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल अवेयरनेस फैलाने में और साइकोलॉजी की फील्ड को ना एक स्टिग्मेटाइज कर दिया गया कि जो लोग क्लिनिक पे जाते हैं वो उनके ऊपर स्टिग्मा लग जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग। ओके, ठीक है, और इसलिए लोग हिचकिचाते हैं। सही, ठीक है, और ये स्टिग्मा के जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जो लड़की साइकोलॉजी पढ़ती है वो पागल होती है, और लोग भी जो दूसरे कॉमन प्रैक्टिस में है कि जो बैठेगा वो ये कहेगा कि अच्छा फिर मुझे बात तो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं। ऐसा है, एक बड़ी कॉमन परसेप्शन है। और दूसरा ये कि बैठेंगे तो पूछेंगे अच्छा जरा मेरे बारे में बताएं। हाँ, ये बड़ा जैसे पामी से पूछते हैं जी, बिल्कुल, हाथ देख के बताएं। हाँ जी, ऐसे ही। तो वो समझते हैं कि पता नहीं कोई खलाई मखलूक है, कोई किसकी उनके पास जादुई पावर्स हैं जो हमारे अंदर घुस के वो बता देंगे कि क्या मसला है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो साइकोलॉजी को एक तो स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है, दूसरा साइकोलॉजी को एक ऐसा इल्म समझा जाता है जिससे कोई अंदरूनी बात निकल आती है।
ठीक ये है, myth है, ये totally मिथ myth है, टोटली मिथ्स पे ये चल रहा है। और दूसरा ये कि हमारे मुल्क में मेडिकल और इंजीनियरिंग को जिस तरह प्रमोट किया गया है उस इसको तरह नहीं किया किसी गया। और प्रोफेशन को नहीं किया गया। साइकोलॉजी इज सही, नॉट सही, द सही, ओनली सही, वन सही, निग्लेक्टेड, सही। बहुत से लेकिन हैं। बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे सही। हैं जो नीचे आते हैं रैंकिंग में। अच्छा, आप क्या समझती हो कि मतलब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको अगर परमिशन मिले कि आपने इसको प्रमोट करना है, 1 2 3 कौन से कदम उठाओगे? मैं पहले भी कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। सही। मेरा एडवांस डिप्लोमा करने के बाद जो सबसे पहला कदम था वो ये कि मैं मैसिव लेवल पे अवेयरनेस दूंगी। सही। मैं एक ऑर्डिनरी थेरेपिस्ट नहीं बनूंगी। वेरी गुड। ठीक है, एक ऑर्डिनरी थेरेपिस्ट से मुराद ये है कि जिसको क्लिनिक में बैठने का बहुत शौक है, सही। जिसे पेशेंट देखने का बहुत शौक है, उसे बहुत शौक है उसके बहुत सारे क्लाइंट्स हों। सही जी। ठीक है, मेरा ऐसा रुझान बिल्कुल नहीं है। ठीक हो। और मेरा प्राइमरी फोकस ये था कि मेरा जो इल्म है हाँ। वो मैं बहुत डेली लाइफ की चीज़ों पे अप्लाई करवाऊँ। अच्छा। ठीक है, सही। बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट प्रॉब्लम्स जो हमारे घरों में होते हैं, वहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल अवेयरनेस दे दी जाए तो वो बहुत डिफरेंट तरीके से हल हो सकते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती। और मेरा इस टाइम सबसे बड़ा एम यही है कि मैं मैसिव लेवल पे साइकोलॉजिकल अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, जिसके लिए जो सबसे पहले एक स्टूडेंट जो कर सकता है वो एक फेसबुक पेज बना सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। जो मैंने जैसे ही मैं फ्री हुई, मैं अपने स्टडीज़ के बाद वो मैंने अपना पेज बनाया और उस पे ऊपर अपलोड्स में जो भी मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट बात है बतानी, वो मैं लिख देती हूँ। और वो मैं खुद ही पर्सनली देखती हूँ और लिखती में मैं खुद ही हूँ। और जो मुझे क्वेश्चन करते हैं लोग, मैं उसका आंसर भी कर देती हूँ। अब उस फेसबुक पेज से आप यकीन करें मुझे इतना डिफरेंट रिस्पॉन्स, एक ऐसा चीज़ देखने को मुझे मिली जो कि मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग थी। वो ये कि हमारे यूथ में और हमारे पाकिस्तानी कल्चर में डिस्कशन करना नहीं आता। सही। लोगों को अपनी ख्यालात बताने नहीं आते, कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर, लेकिन उनको सोचना नहीं सिखाया गया। दैट्स राइट। एडवर्ड डी बोनो, कहीं पीछे जाना पड़ेगा। उनको जोन सा वो सोचना सिखाया नहीं गया, थिंकिंग नहीं सिखाई गई। सही बात। उनको सोचना नहीं सिखाया गया। एजुकेशन लेवल उनका ऐसा बनाया गया, या एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है जो कि बच्चे को क्रिएटिविटी की तरफ नहीं लाता, जो बच्चे को सोचना नहीं सिखाता। वो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लो, पेज याद कर लो, जो सवाल है वो रट्टे मार लो, ये एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से सवाल आ जाता है, आप पास हो जाओगी। ठीक है, ये ऐसा ही है। आपकी क्रिएटिविटी नहीं डेवलप होती और आपकी थिंकिंग भी नहीं डेवलप होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, अब जब मैं वहाँ पे अपलोड्स देती हूँ, बात बहुत ईजी होती है। थोड़ी सी मुश्किल उसमें लिख देती हूँ क्योंकि वो लिखने का स्टाइल होता है एक खूबसूरती के लिए। बात बहुत आसान होती है, लेकिन मुझे जो फीडबैक मिला वो ये मिला कि आप बहुत मुश्किल बात करती हो। अच्छा। हालांकि वो बात मुश्किल नहीं होती। सही हो गया। और हमारी यूथ और हमारी बहुत चंद ऐसे लोग हैं जो उस लाइन को पढ़ के सोचना गवारा करते हैं। सही। ठीक हो गया। ठीक है, कि थोड़ा बॉदर करें कि बात क्या लिखी है, इसको समझने की कोशिश तो करें। आदत ही नहीं है ना, आदत नहीं, सोचने की आदत नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा सा सोच के एटलीस्ट उसको कुछ तो पूछ लें। सवाल भी नहीं करते। सही बात है। सवाल, इवन मुझे सवाल भी नहीं आता कि चलो ये जो लिखा है ना, इसका मुझे ये बता दे, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे ना कल्चर है सोचने का, ना कल्चर है सवाल करने। ये बात सही है। अच्छा रिमशा, आप मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अब यूनिवर्सिटी पढ़े हो और यूनिवर्सिटी का आपने टेन्योर यूनिवर्सिटी पंजाब का देखा है। मैंने ज़ाती तौर पे देखा है, मैं मतलब क्योंकि साइकोलॉजी के साथ मेरी थोड़ी सी मोहब्बत है, मैं साइकोलॉजी को बड़ा एहतराम की निगाह से देखता हूँ, मेरा जाना भी होता है। कल भी मैं समनाबाद कॉलेज में गेस्ट स्पीकर था एडिक्शन पे, और मैंने देखा है ज़्यादातर इदारे जहाँ साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, साइकोलॉजी पढ़ाने वालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई नहीं होता। जी बिल्कुल।
इसका सोल्यूशन क्या है? जी बिल्कुल। एक्चुअली हम लोगों का जो पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करवाते हैं ना, वो करवाते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में। हाँ। ठीक है, एक वहाँ पे मास्टर्स होता है एमए साइकोलॉजी। हाँ, एमए साइकोलॉजी जो होता है वो टोटली थेरेटिकल होता है, यंग ठीक है, फ्राइड पढ़ा के, जिसमें वो सिर्फ थेरीज पढ़ाते सही। हैं। और हमारे जो अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसमें साइकोलॉजी को कोशिश करते हैं अप्लाइड लेवल पे लेके आने की, ठीक है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब है, सही, ठीक है। और लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है और हमारे जो अपर बॉडीज़ हैं डिपार्टमेंट की उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एक्सपीरियंशियल लेवल पे लेके ठीक आएं। हो गया, हमारे जो कंटेंट है उसको एक्सपीरियंशियल लेवल पे लेके आए। लेकिन उसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ आती है बहुत हायर लेवल पे, लाइक आफ्टर डूइंग योर मास्टर्स आप सीखते हैं कि कैसे अब मास्टर्स के इल्म को आपने एक्सपेरिमेंट के लेवल पे लेके जाना है, एप्लीकेशन लेवल पे लेके जाना है। वो आपको पोस्ट मास्टर्स में मिलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, जैसे हमें भी पोस्ट मास्टर्स में ही सिखाया गया है सही तरीके से कि थेरेपी कैसे करनी है। अच्छा, और आप क्या समझती हो कि इस जो सारी स्टडीज मतलब है साइकोलॉजी वाली, एक मतलब जो क्लिनिक के लोग हैं ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ डिग्री लेने के बाद बच्चे के पास एक भी स्किल नहीं होती पेशेंट को ट्रीट करने की। हाँ, यानी जबकि ये प्रैक्टिकल काम है, ये मतलब R&D का काम तो उसके लिए ना जिसने एनजीओ के साथ मिलकर कुछ स्टैटिक्स निकालने हैं, जिसने एक बंदे की उसको काउंसलिंग देनी है, ट्रीट करना है, उसके पास एक भी स्किल ना, उसके पास कॉग्निटिव की कोई थेरेपी की स्किल होती है, ना NLP होती है उसके पास, ना हिप्नोसिस, ना बिहेवियर मैनेजमेंट की कोई स्किल्स होती हैं। इवन के जर्नल जो साइकोथेरेपी के टूल्स हैं वो भी उसने सीखे नहीं होते। आप क्या समझती हो कि यूनिवर्सिटी को, फर्ज करते हैं आपको परमिशन फिर दे दी गई है, क्या एडिशन करोगी उस कोर्स में? कोर्स में क्या एडिशन करूंगी? अच्छा, हमारे अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी के अगर सिनेरियो में देखूं तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा जी, ठीक है। मास्टर्स लेवल पे तो मैं कहूँगी इतनी नहीं है, पोस्ट मास्टर्स लेवल पे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत खामी है, अभी भी बहुत खामी है। तो पूछा क्या चीजें ऐड जी, एडिशन में ये कराऊंगी कि एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का लॉ पास होना चाहिए। अच्छा जी, कि वो थेरेपिस्ट जिससे काम करना नहीं आता, एक टेस्टिंग बॉडी बननी चाहिए। ठीक हो गया, जो एक टेस्ट करे थेरेपिस्ट को कि ये कितना एफिशिएंट है काम करने में। हमें एक नीम हकीम खतरा जाननी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डॉक्टर, जैसे अब ये PMDC वाले भी जब डॉक्टर बनाते हैं ये भी टेस्ट नहीं करते सही, और हम जिसकी वजह से हमारे कितने पेशेंट मर जाते हैं। बचा, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से बहुत सारे नीम हकीम खतरा जान थेरेपिस्ट भी मार्केट में हैं, जिनकी वजह से बंदा मरता नहीं, रोज मरता है, जिनकी वजह अगर से साइकोलॉजी ठीक ना हो हाँ, तो बंदा रोज मरता है। बिल्कुल, सही 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 सही। तो एक मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में ये फील्ड इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन बाहर ये चीज़ मौजूद है और वहाँ पे PhD किए बगैर आप थेरेपी नहीं दे सकते। सही 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 सही। और यहाँ पे तो आप मास्टर्स के बाद भी कुछ लोगों ने क्लिनिक खोले हैं, पोस्ट यहाँ पे तो डिप्लोमा वालों की तो बहुत इज्जत है, बात सही, लेकिन मास्टर्स के बाद भी लोग कर रहे हैं थेरेपी। बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन एक टेस्टिंग बॉडी होनी चाहिए जो उसकी जो स्किल्स हैं उसको टेस्ट करे, और दूसरा एक लाइसेंसिंग बॉडी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जी सामिन को तो फिर हम कह दें कि अगर अगले दिनों में ये सारी अथॉरिटी जो उनसी वो रिमशा के हाथ में आ गई तो फिर सबको ज़रा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आइडियाज़ बड़े ज़बरदस्त हैं। सामिन साथ रहिएगा। वेलकम बैक सामिन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली साहब के साथ, और ये आवाज़ FM 98.6 की है। सामिन आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं आप जानते हैं रिमशा रफ़ीक हैं, और रिमशा जो उनसी बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं भी अपनी साइकोलॉजी को सीधा पधरा कर रहा हूँ पंजाबी में जिसे कहते हैं, और इनसे सीख रहा हूँ नई नई बातें, नए नए आइडियाज़। सामिन हमारा ज़िंदगी में बहुत सा वास्ता जहाँ लोगों के साथ पड़ता है वहाँ अपने और अपने बिलखसूस इमोशंस के साथ पड़ता है, और हमें अपने साथ जीना होता है। एक बहुत सा वक्त हमें अपने साथ गुजारना होता है, और ये हमारा जो अपने साथ वक्त होता है वो इमोशंस के साथ होता है। अगर हमें अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करना आता तो बड़ी तकलीफ़ में जाते हैं, और अगर मैनेज करना आता है तो यही ज़िंदगी मज़े की ज़िंदगी बन जाती है। रिमशा मैं आपसे पूछूंगा कि इमोशंस की टाइप्स कितनी है टोटल? बेसिक जो है वो 4 इमोशंस हैं हमारे। बेसिक अपना हेट हो गया, एंगर, लव, एंजाइटी, ठीक है, ये
4 बहुत कॉमन है ठीक हो हमारी गया। सोसाइटी में इमोशंस। और हमारे साइकोलॉजी में 2 अप्रोच एग्जिस्ट करती हैं, अच्छा जी, जिसमें एक कहते हैं कि जी, जिसको हम बड़ा DSM से करते हैं लेबल, जिसको डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल कहते हैं, हाँ, जिसमें कैटेगराइज कर दिया गया है बीमारियों को। लेकिन एक अप्रोच है जो टोटली इसको निगेट कर देती है, सही, और वो ये कहती है कि सारी बीमारियां इमोशंस खराब होने की वजह से होती अच्छा, हैं, सही, इमोशनल रेगुलेशन नहीं होती, ओके, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे 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 चीज़ें अब मेरे लिए एडवांस होती चली जा रही हैं, ज़्यादा चीज़ों में समझ आने लग रही है, तो मेरा खुद भी पर्सनल इंक्लिनेशन इसी तरफ जा रही है अच्छा, इमोशनल मैनेजमेंट, कि इमोशनल रेगुलेशन का ही मसला है। ओके, ये बिलीव आपका बनता जा रहा है, हाँ, ठीक, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ती जा रही हूँ या जिस तरह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशन की जब रेगुलेशन सही नहीं होती तो साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम मतलब नंबर 1 नंबर 2 फिर करें दोबारा से, तो गुस्से को कैसे मैनेज किया जाए? बड़ा कॉमन है, पाकिस्तानी सोसाइटी के पास कुछ है कि नहीं है गुस्सा बड़ा? अच्छा, गुस्सा जो है ना, एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। अच्छा जी, इसको अगर आप मैनेजमेंट पूछेंगे तो बहुत सी सारी चीज़ें निकल आती हैं, और मैं उसको वेरी करती हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसके एंगर के पैटर्न क्या है, उसके एंगर का स्टाइल क्या है। ठीक हो गया। ठीक है, अब हर इंडिविजुअल का डिफरेंट पैटर्न होता है। एंगर डायग्नोस्टिक पे जाना पड़ेगा पहले। हाँ, उसको असेसमेंट में पूरी प्रॉपर करूंगी कि इसका पैसिव एंगर है, एक्टिव एंगर है, क्या किस किस्म का स्टाइल है उसका, उसके हिसाब से फिर इंसान उसके पैटर्न्स के मुताबिक चलता है। जनरली जिनको गुस्सा आता है वो हमें सुन रहे हैं और उनको गुस्सा आ रहा है, तो वो चाह रहे हैं हमें कुछ टिप्स दीजिए, क्या करें? अच्छा, चलें, शॉर्ट हैंड जो मुझे अभी फिलहाल बहुत अच्छी जो एक है कि हज़रत अली ने कहा था कि जब गुस्सा आए तो कुछ देर का पॉज ले लिया करो। अच्छा, ठीक है, जो हमारे उसमें हमारे आम प्रैक्टिसेस में भी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि गुस्सा आए ना तो गिनती गिन लिया करो, उल्टी गिनती, 10 9 8। तो उससे ये होता है कि आपका ना एक 10 9 8 जब आप नीचे आते हैं तो आपका एक बड़ी फील आती है अब नीचे आने की ना, तो आपका ना इमोशनल लेवल बड़ा नीचे आ जाता है। सही हो गया, सही। और तीसरी बात ये कहूँगी कि हमारे इमोशंस, डैनियल गोलमैन एक बहुत बड़ा राइटर है इमोशनल मैनेजमेंट में, बड़े अच्छी उसने बुक्स लिखी हैं। आई थिंक जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी है वो डैनियल गोलमैन पढ़े। तो उसने उसकी बुक में लिखा है कि अगर इमोशंस का जो एक पीक टाइम होता है वो सिर्फ 20 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, और उस 20 सेकेंड्स में इंसान पीक अचीव करता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। सही हो गया। ठीक है, जब मुझे गुस्सा आएगा तो मेरा गुस्सा यकदम बहुत ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। और वो इंटरवल जो होता है ना वो सिर्फ 20 सेकेंड्स का होता है, और अगर वो इंसान गुजार ले तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पीक तो खत्म हो गई ना, ठीक हो गया। तो इंसान उसके बाद उसके सोचने समझने की सलाहियत वापस आ जाती है। सही हो गया। अब जो वो 20 सेकेंड्स का जो टाइम है ना, उसमें इंसान की सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल गायब होती है गुस्से में, बिल्कुल। उसमें इनसाइट नहीं होगी उस टाइम के, उसके अंदर कुछ नहीं समझ आएगी कि क्या गलत है और क्या सही, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग एक समझ ले तूफान होता है इमोशन का कि उसमें आपको ये नहीं लगता कि आप क्या करूं और मैं क्या सही और क्या गलत, उसके मुंह में जो आएगा वो बोलेगा। सही हो गया। लेकिन अगर वो 20 सेकेंड वेट कर ले, सही हो गया, अगर वो 10 से 1 तक आ जाए ना तो वो ड्यूरेशन गुजर जाता है। ओके, उल्टी गिनती गिननी है। हाँ, उल्टी गिनती बहुत। और अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, ये इस्लाम में भी है। बिल्कुल ठीक, पानी पी लें। सही हो गया। ठीक है, अगर आप बैठ के लड़ रहे हैं तो खड़े हो जाएं, तो आप पानी शनी पी लें, पोजीशन बदल लें। उससे ये होता है ना कि वो पोजीशन बदलने में 20 सेकंड्स गुजर जाते हैं। सही हो गया। सबसे मजे का जो ना सवाल वो मैं समझूंगा, लव इमोशन को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि हमें जो यूथ सुन रही है, कई लोग बड़े हो गए लेकिन अंदर से यूथ ही हैं, वो भी सुन रहे हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाए? लव को मैनेज, कौमी मसला है ना जी, लव को क्या मैनेज करना चाह रहे हैं? लव इमोशन को हाँ, कैसे मैनेज कैसे करवाना चाह रहे हैं? मैनेज मतलब देखिए, मैंने बड़े केसेस देखे काउंसलिंग में भी और वैसे भी, बच्चे जो उनसे फॉल इन लव होते हैं, मोहब्बत हो गई, उसके बाद वो डिजास्टर का शिकार हो जाते हैं, स्टडीज गई, सब कुछ गया। अच्छा, फिर उससे भी ज्यादा खौफनाक देखा है कि शादी हो गई, लव हुआ, शादी हो गई, बाद में फिर पागल हो गए।
पहले लव के लिए पागल हो गए थे, लव मिल गया, लव ने मत मार छड़ी पता लगा यार ये जोन सा लव, यानी क्यों इतनी इस सोसाइटी में लव की खिचड़ी है? क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या हम लव इमोशन को समझे नहीं है? मेरी लव पे अप्रोच थोड़ी साइकोलॉजिकल और थोड़ी स्पिरिचुअल है। हाँ, ठीक है। और लव का जो इमोशन है, अगर मेरे से कभी भी कोई टॉपिक दिया जाए लव पे बोलने के लिए, तो मैं उसे स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल दोनों लिहाज से देखूंगी। लव जो है इस दुनिया की एग्जिस्टेंस लव पे है। सही हो गया। ठीक है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया भी हमारे रसूल की मोहब्बत में बनाई है। बचा, ठीक है। ठीक हो गया। और मोहब्बत वो प्राइमरी इमोशन है जिसके ऊपर इंसान को बनाया गया है। वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, सही। तो वो दर्द दिल ही है जिसके लिए इंसान की तख्लीक हुई है। सही हो गया। अदरवाइज इंसान को बनाने का कोई मकसद नहीं था। ठीक हो गया। ठीक है। सही हो गया। मोहब्बत ही है जिसके लिए इंसान को भेजा गया। मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। सही हो गया। और मोहब्बत करने से इंसान में इंसानियत पैदा होती है। सही हो गया। जो मोहब्बत नहीं करता वो मेरे लिहाज से इंसान नहीं है। अधूरापन रहता है। अधूरापन रहता है। ये बात बड़ी वैसे मजे की बात आपने पता की बात बल्कि की है कि मैंने देखा है वो लोग जिन्हें कभी भी लव एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, बड़े अधूरे अधूरे लोग होते हैं। उनके अंदर कोई डेप्थ नहीं होती, उनके अंदर कोई विजडम नहीं होता। जी, ऐसा क्यों है वैसे? अगर किसी ने लव को समझना है वो रूमी को पढ़े। हाँ, क्योंकि रूमी ने अपनी सारी जिंदगी अपने उस्ताद के लव में गुजारी। बचा। ठीक है। और उसने वो एक इंसानियत का लेवल अचीव किया उस लव में जो आम लोग कभी सोचेंगे भी नहीं। सही हो गया। और उस लेवल पे जाने के लिए जो पहली सीढ़ी होती है वो लव होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये जो आजकल अफेयर्स चलते हैं ना, लड़के लड़की के आपस में अट्रैक्शंस और क्रशेस और इस तरह की चीज़ें, मैं इसको पर्सनली स्पीकिंग बुरा नहीं समझती। वो इसलिए क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। सही हो गया। अगर आपने वो ज़माने की हार्श रियलिटीज़ नहीं देखेंगे, वो ज़माने का रुख नहीं देखेंगे कि ये रियलिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, तो आप कहाँ से सीखेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात ये कि हाँ, कुछ मोरालिटी के पहलू होने चाहिए और हमें ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए के यूथ में। हाँ, मोरालिटी के इश्यूज बिल्कुल हमारे यूथ में हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनको ये नहीं पता कि लव होता क्या है। हाँ, उनका बेंचमार्क वो 20,000 से बना है, उनका बेंचमार्क सारा इंडियन की मूवीज से बना है। हाँ, और वो सारे का सारा जो उनसे उस तरह का लव ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मीडिया प्रोजेक्ट करता है लव को, और जो हमारी मूवीज में प्रोजेक्ट किया गया है और जो अफसानवी कहानियां बताई गई हैं, वो लव का एक सही सच्चा पहलू नहीं दिखाया गया उन्होंने। सही हो गया। ठीक है। सही हो गया। मेरे ख्याल में असल लव एग्जिस्ट करता है अगर आप प्यार की साइकोलॉजी पढ़ो और स्पिरिचुअलिटी समझो। आपके मुताबिक अगर किसी को भी मोहब्बत है, हाँ, उसका सबसे पहला दूसरा साइन क्या है? पहला साइन ये होगा कि वो सेल्फलेस होगा। ठीक है। उसके लिए अगर वो किसी से प्यार करता है तो वो अपनी खुशी से पहले दूसरे की, उसकी खुशी को तरजीह देगा। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। और वो बेलॉस होगा। सही। उसमें लालच नहीं होगा। सही हो गया। ठीक, लालच खत्म हो गया। लालच नहीं होगा। और सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होगा कि वो अपनी जात को बीच में नहीं लाएगा, वो मैं नहीं लाएगा। बिल्कुल सही। मैं खत्म हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल, अगर एक लव में मैं आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे से नहीं लव करता। ठीक है। वो अभी भी अपनी जात पे फंसा हुआ है और वो अपनी जात के लिए ही दूसरे को पसंद कर रहा है। सही। यानी उसके अंदर नफ्स है, दूसरे लफ्जों में नफ्स या मैं है। मैं का नाम मैं ठीक हो गया। ठीक। क्योंकि अगर वो मैं है ना, तो वो मैं भी अगर वो दूसरे को पसंद कर रहा है, वो फिर अपने लिए ही पसंद कर रहा है, अपनी ही नीड के लिए पसंद कर रहा है। वो दूसरे के लिए उसको पसंद नहीं कर रहा। उसको दूसरा बंदा पसंद नहीं है, बल्कि उसको अपनी नीड का ख्याल है। ये बड़ा एक मजे का इसमें एक पहलू आ जाता है कि जो उनसे बाज देखा गया है तारीख में, जो सूफिया इकराम है, वो उनका इश्क मजाजी इश्क हकीकी में बदला। ये कैसे बदल जाता है इश्क मजाजी इश्क हकीकी में? अच्छा, जब इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उसकी पहली शर्तें यही दो होती हैं कि एक तो उसको सेल्फलेस होना है और एक उसको अपनी अंदर की अना मैं ख़त्म करनी है। सही।
जब इंसान अपनी मैं ख़त्म करता है और जब इंसान बेलौस होके किसी की खुशी के लिए अपने आप को बिल्कुल ही कुर्बान करता है, सही। यही दो ही चीज़ें आपको ऊपर लेके जाती हैं। ठीक हो गया। ठीक है कि मैंने एक इंसान के लिए बेलौस हुआ, एक उसके लिए मैंने अपनी सारी चीज़ मिटा दी, सही। और मैंने उसके लिए अपनी ज़ात को कुर्बान किया है। अब यही दो ही बातें हैं जो ऊपर लेके जाती हैं। सही। ठीक है। सही। अल्लाह मियाँ से मोहब्बत, जैसे इश्क के हकीकी की तरफ पहला कदम इश्क मजाजी बनता है, जितना मैंने पढ़ा है। सही। और इश्क मजाजी ये सिखाता है कि आपने ऊपर वाले से प्यार कैसे करना है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला से मोहब्बत की पहली शर्त भी यही है सही। कि तुमने मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं वाहिद हूँ। ठीक है, और उसके लिए बेलौस होके कुर्बानी देनी है। सही हो गया। अगर अल्लाह ताला ने कुर्बानी मांगी है तो देनी है, चाहे वो औलाद की हो। कह लो कि इश्क हकीकी की प्रेप का नाम है इश्क मजाजी। जी। अगर उस प्रेप में आप क्लियर नहीं करते तो फिर आप वो जो रियल क्लास है, असल में आपका खुदा के साथ ताल्लुक है, वो कैसे बनेगा। सामीन, हम छोटी सी ब्रेक पे जाना चाहेंगे आपकी इजाज़त से, और अगर आप इजाज़त ना भी दें तब भी हम जाएंगे, क्योंकि हमने गाना सुनना है। उसके बाद वापस आते हैं और जी वेलकम बैक सामीन। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और आज मंजिल की मुसाफिर हमारे साथ रिमशा रफ़ीक है। रिमशा एक बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ उनकी ऑब्जर्वेशन, उनका जो अपना विजडम है, और उन्होंने जो पढ़ा, उन्होंने जो सीखा, वो हमें आज सिखा रही हैं, बता रही हैं। अब जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे मेल और वुमेन, मेल और फीमेल जो उनसे होते हैं, इनकी साइकोलॉजी। एक औरत की नफ्सियात कैसी होती है, एक मर्द की नफ्सियात कैसी होती है, इस पे बात करेंगे। तो रिमशा, मैं सबसे पहला सवाल करूंगा, ये कहा जाता है कि वुमेन्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स उनकी नेचर होती है, ऐसा है कि नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्सनली स्पीकिंग ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मैं खुद भी बहुत देखती हूँ कि फेसबुक पे ना औरतों की नफ्सियात पे बड़ा कुछ लिखा होता है। हाँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बस औरत की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। सही। ठीक है। अब जैसे एक वुमेन डिफरेंट है, वैसे एक मेल भी डिफरेंट है। सही हो गया। साइकोलॉजी दोनों की डिफरेंट है, और दोनों की साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। बीइंग इन अ रिलेशनशिप, अगर आप अटैचमेंट है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मियाँ बीवी हैं, तो बेहतर है कि एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझ लें। सही। उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सही हो गया। और जो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए वो अवेयरनेस की वजह से नहीं होती। सही। सही। जी। और मेल की जो नफ्सियात है उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने अच्छा। कहा ना जी वो बिल्कुल हटके हैं। दोनों डिफरेंट हैं। बता दें। दोनों डिफरेंट हैं। इन बहुत शॉर्टकट में जो मेल है वो बहुत अचीवमेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, उसे काम करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। उससे सक्सेस अच्छी लगती है, उसे पावर अच्छी लगती है, वो बहुत एफिशिएंट, उसको काम को एफिशिएंट तरीके से करना बहुत पसंद है, और वो बहुत, उसके लिए कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। सही हो गया। ये चार चीज़ें हैं जो मेल की साइकोलॉजी को डिफाइन करती हैं। सही हो गया। बेसिक 4 पॉइंट्स हैं। अब जो फीमेल है, फीमेल की जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो है लव, रिलेशनशिप्स, ब्यूटी, अटैचमेंट, उसके बच्चे, उसके हस्बैंड, मतलब वो सारे रिश्ते, और नर्चरेंस, क्योंकि वुमेन जो है वो बाय नेचर मदर है। सही हो गया। नर्चरेंस के लिए बनाई गई है। बिल्कुल सही। और उसने अपने बच्चे देखने हैं, उसने अपने हस्बैंड देखना है। सही। वो है बहुत रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ठीक हो गया। और फीमेल के लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, उसके लिए अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो उसकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप।
ठीक है, उसके घर में उसके रिलेशनशिप्स किस क्वालिटी के हैं, वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं, ये वुमेन की साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं ये चीज़ें। लेकिन मेल के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो सक्सेस, अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस, ये वाली चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर मेरा सवाल ये आ रहा था रिमशा कि बड़े ऐसे मेल देखे हैं जिनके लिए 4 चीज़ें नहीं है, मतलब ये ऐसे लगता है कि 4 चीज़ें जैसी आपने बताई, मेरे ज़हन में कोई कॉर्पोरेट मैनेजर आ गया, नहीं, बड़े मेल ऐसे हैं। असल में ये होता है कि मेल, अगर बड़ी अच्छी सी बात है, आज वर्कशॉप मैंने कराई है उसमें भी ये सवाल मेरे से हुआ, तो मैंने ये जवाब दिया कि मेल जो होता है ना वो अपने लविंग रिलेशनशिप को भी एज एन अचीवमेंट ले रहा होता है। सही ठीक है, वो ये समझता है कि अगर मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रहा है तो ये मेरी अचीवमेंट है। सही ठीक है, अगर मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है तो वो भी मेरी अचीवमेंट है। मैं सोसाइटी में बहुत अच्छे से चल फिर सकता हूँ और बड़े शान से कह सकता हूँ कि मेरी बीवी बहुत प्यारी है, ये उसके लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट है। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब वुमेन जो है वो बहुत लविंग वे में होती है और वो उसके लिए इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं, उसके इमोशंस बहुत प्रायोरिटी रखते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके अलावा भी बड़े डिफरेंसेस हैं जी। सही। वुमेन और मेन के जो है वो स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका भी डिफरेंट है। सही। यहाँ पे एक बहुत मज़े की एक स्टाइल होते हैं जिसमें वुमेन जो है जब स्ट्रेस में आती है तो वो बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, ऐसा है। और वुमेन जो है वो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सिर्फ बोलना पसंद करती है। अगर उनको कोई बहुत अच्छी फ्रेंड मिल जाती है या फ़ोन कर लेती है वो अपनी किसी फ्रेंड को, तो उसको पूरी कहानी सुनाएगी और उसके बाद कहेगी कि अच्छा मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। सही हो गया। उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है, कथारसिस हो जाता है। तो वुमेन बड़ी कथारसिस ओरिएंटेड होते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें बताने और सुनने के लिए कोई चाहिए होता है। और अगर उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं सुनता तो वो इग्नोर फील करती है। हाँ, ये बहुत सी वुमेन्स का मसला है, मैंने देखा जी, इससे बड़े मसले पैदा होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो मेल है वो बड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। अगर फीमेल कोई अपना मसला लेके आती है, फॉर एग्जांपल एक फीमेल जो है वो आई है ऑफिस से थकी आ रही, या काम कर करके किचन में बहुत काम था और जो है मैं सारा दिन काम कर करके थक गई हूँ, तो वो जो मेल होता है, जो उसका हस्बैंड होता है, वो कोई ना कोई सोल्यूशन दे देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि अगर फीमेल कहती है कि आज ऑफिस में बड़ा हेक्टिक डे था, आज बॉस ने बहुत डांटा, तो जवाब मिलेगा तो जॉब छोड़ दो, क्या जरूरत है तुम्हें इतनी, हाँ तो बात छोड़ दो ना जॉब, क्या जरूरत है तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने की, क्या जरूरत है तुम्हें खामखा तुम अपने सर पे बर्डन लेती हो। फौरन से सोल्यूशन। सही जी। हालांकि वो बंदी अगर काम कर रही है तो उसको काम करना पसंद है और उसको सोल्यूशन उस टाइम नहीं सुना, उसने सिर्फ अपना कथारसिस करना है कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ और मुझे जो है आज मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन जो मेल है वो फौरन से सोल्यूशन दे देगा और वो सुनना पसंद नहीं करेगा फीमेल को। सबसे मुश्किल काम जो मर्द पेशेंस रखते हैं उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। बात सही है। वैसे सामीन, इसी बात के साथ जो है वो हम इख्तिताम चाहेंगे। वक्त ख़त्म हो रहा है हमारे प्रोग्राम का और पता भी नहीं लगा, हम ये इशारे आपस में करें, हमें बिल्कुल पता नहीं लगा 1 घंटे का। और बिलखसूस जो ये लास्ट मैसेज था, इसी को मैसेज बना लीजिए, इसी को मंतर समझ लीजिए कि वो जो मेल हजरात सुन रहे हैं वो बेगमात को ज़रा अच्छे से सुनना शुरू कर दें, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। रिमशा, आपका बहुत सा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सैटरडे की इस टाइम में जब सारी दुनिया एंजॉय कर रही होती है, फैमिली को टाइम दे रही होती है, आप हमारे प्रोग्राम में आई। आपको बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। और सामीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज मंजिल का मुसाफिर हमारे साथ रिमशा रफ़ीक थी। रिमशा बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट थी और इनकी बातें बिलखसूस रिलेशनशिप के हवाले से इन्होंने जो हमें बातें बताई, मेरे लिए बहुत सी नई बातें थी। आप भी सुन रहे होंगे, आपके लिए भी बहुत सी नई बातें होंगी। आप हमें अपना फ़ीडबैक फेसबुक पे, सोशल मीडिया के साथ साथ जो उनसे वो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और साथ ये भी कहूँ कि जो अगला हमारा नेक्स्ट वीक का गेस्ट होएगा मंजिल का मुसाफिर, वो बड़ा एक डिफरेंट सा गेस्ट होएगा। हमने अभी उस्मान ने और मैंने प्लान किया कि हम इस थोड़ी सी पढ़ी लिखी सीरीज़ को तोड़ें, हम एक बिल्कुल अजीब सा गेस्ट लेकर आएंगे और आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम कासिम अली शाह था और जो गेस्ट थी उनका नाम रिमशा रफ़ीक था। अपनी दुआओं में ये 2 नाम भी शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।